नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में घटना चक्र का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यह पॉलिटी का महामैराथन वीडियो है और वीडियो नंबर 1 है, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि भारत का संवैधानिक विकास के बारे में समझिएगा। जो भारत का संवैधानिक विकास है आपके ये 2 चरणों में पूरा होता है, ठीक है? पहला चरण है 1773 से 1853 तक है और दूसरा चरण 1858 से 1947 तक है। जो पहला चरण है इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आपके भारत पर शासन कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित है ब्रिटिश संसदीय अधिनियम ये कब से कब तक है? तो 1773 से 1853 तक है, ये आपके पहला चरण है। दूसरा चरण है कि ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक, ठीक है? 1858 से 1947 तक ये आपके सेकेंड चरण हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन के बारे में समझिएगा। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और आपको याद रखना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना कब होता है? तो 1974 में आपके स्थापना होता है और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके इसमें सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, तो बिल्कुल ठीक है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये आपके गलत है। कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे, एलिजा एम्पे थे, ठीक है। तो सेकंड वाला आपके गलत हो जाएगा, पहला आपके सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया कि सही उत्तर का चयन करना है, तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से मिलता है। उसके बाद है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत आपके नियुक्त होता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उसी चीज को सेम चीज को लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? तो देख लीजिए किससे पड़ता है। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, तो बिल्कुल ठीक है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, ये भी ठीक है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा, तो ये भी ठीक है। तो इसमें सही कौन है? तो सारे के सारे आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस 2018 में पूछा गया था। से पढ़ लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया है। 1853 का चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1813, ठीक है। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देने की थी। जो आपके पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो आपके कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था, ये आपके 1 लाख रुपया देता शिक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। जो आपके जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था, इसमें आपके 10 आपके मेंबर शामिल थे। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले जिसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद है कि इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग, इसका शासनकाल जो है 1828 से 1835 तक रहता है। कि शासनकाल में जो है
7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया, तो ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में जो है आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता कौन थे? तो ट्रेवेलियन थे, जबकि एच.सी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो आपको याद रखना कि 1813 के माध्यम से जो है 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से चीन चीन पर से जो है व्यापार जो चीन ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसका जो व्यापारिक एकाधिकार रहा चीन और चाय पर रहता है। ठीक है, चीन और चाय पर रहता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो है ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल जो है राजनीतिक कार्य करने की अनुमति दी गई। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि 1813 के माध्यम से जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन सिर्फ आपके चाय और चीन पर इसका एकाधिकार कायम रहता है। ठीक है, लेकिन 1833 के जो आपके अधिनियम आता है इसके माध्यम से जो आपके चाय और चीन पर जो व्यापारिक एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे भी समाप्त कर दिया गया और बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब केवल भारत में जो है राजनीतिक काम करेगी, भारत में केवल आपके जो है राजनीतिक काम करेगी, मतलब कि प्रशासन संभालेगी। ठीक है, उसके बाद है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, तो बिल्कुल ठीक है। अभी आप देखें, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तो ये आपके गलत है। ठीक है, ये आपके गलत है। इसमें सही कौन है? तो 1 और 2 आपके सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप पढ़ लीजिए। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1813 के माध्यम से जो है चीन और चाय पर जो व्यापारिक एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहता है, बाकी आपके खत्म कर दिया जाता है। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट ने हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 आपके सही है, परंतु 3 आपके सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व जो है 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उनकी सहायता के लिए क्राउन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसे दोबारा देखिएगा कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो कौन सा अधिनियम बनाता है? तो चार्टर एक्ट 1833 बनाता है। इसे पढ़ लीजिए कि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश अनुक्रम, वर्ण मतलब कि कलर अथवा इससे किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के आयोग नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारणा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? इसे दोबारा देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई?
तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, बी से प्रश्न पूछता है, ठीक है, बी से प्रश्न पूछा, लेकिन जो प्रश्न आपके ए पूछता है, अगर मान लीजिए कि बी उसका जवाब कुछ अलग दे दिया, कोई डाउट हो गया ए को, तो ए जो है फिर से बी से सवाल नहीं पूछ सकता, इसे बोलते हैं पूरक प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मार्लेमेंटो सुधार 1919 के द्वारा किया गया था। मार्लेमेंटो सुधार 1919 के द्वारा किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्लेमेंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक जो है संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कि स्थापना कब होता है? तो 1 अक्टूबर 1937 को, और किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्लेवर थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्लेवर। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं, इसलिए आपके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? भारत का संघीय न्यायालय जो है किस वर्ष आपके स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया? 1937 में आपके स्थापित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि केंद्र में जो है द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में बांटा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किया है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो देख लीजिए कौन सी आपके विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, तो सही बात है, प्रांत में आपके द्वैध शासन था 1919 में। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 में किया गया था, ना कि 1919 में। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का ट्रांसफर, तो आपकी ठीक बात है। तो इसमें सही कौन है? तो 1 और 3 आपके सही है, जबकि 2 वाला आपके गलत हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य क्या है? तो भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में जो है द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 आपको श्रेणियों में बांटा गया है, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारिणी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों में किया गया।
जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, ये आपके 1909 के अधिनियम में पारित किया गया था, ठीक है। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रहा बल्कि सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। जो आपके सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था सिर्फ 1909 में मुसलमानों को दिया गया था, अब 1919 में जो है इसे विस्तारित कर दिया गया है। अब जो है सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए जो है इसे विस्तारित कर दिया गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। केंद्र में जो है द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, जो ऊपरी सदन इसे बोलते थे राज्य परिषद, जो ऊपरी आपके सदन है इसे बोलते हैं राज्य परिषद। काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है और इसकी जो अवधि है प्रथम बैठक से आपके 5 वर्ष होता था। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम आपके 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। जो आपके राज्य परिषद है इसमें टोटल आपके 60 मेंबर होते थे और इसमें से आपके जो 20 मेंबर है आपके, ये आपके सरकारी होगा, 20 मेंबर आपके सरकारी होगा। उसके बाद है निचला सदन के बारे में समझिए। निचला सदन को बोलते हैं केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, इसकी जो अवधि है प्रथम बैठक से आपके 3 वर्ष है। इसकी अवधि 3 वर्ष है और इसकी अवधि आपके 5 वर्ष है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, 140 मेंबर का प्रावधान था, जिसमें से 100 आपके निर्वाचित थे, 100 आपके निर्वाचित, ठीक है, और 40 आपके मनोनीत थे, 40 आपके मनोनीत थे, ठीक है, 40 आपके मनोनीत थे, आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी हो सकते थे। जो आपके मनोनीत था आपके 40, इसमें से 26 आपके सरकारी हो सकता है। 26 आपके जो है सरकारी होगा। 26 आपके मैक्सिमम आपके सरकारी हो सकता है। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 आपके निर्वाचित तथा शेष आपके 27 मनोनीत होने का प्रावधान था। इसमें जो आपके 60 है, 60 में से आपके जो 33 है आपके निर्वाचित होता, 33 आपके निर्वाचित होता और जो 27 आपके ये आपके मनोनीत होता, ठीक है, मनोनीत होता, प्रावधान किया गया था। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर जो है 143 कर दी। बाद में इसे बढ़ाकर जो है 143 कर दिया गया। जबकि केंद्रीय विधानसभा जो पहले 140 था, इसे 143 कर दिया गया है। उसके बाद आगे पढ़िएगा। जिसमें से 102 जो है 102 आपके निर्वाचित और 41 आपके मनोनीत था, 41 आपके मनोनीत था, ठीक है। फिर 145 कर दिया, फिर इसे बढ़ा के 145 कर दिया गया और इसमें 104 आपके निर्वाचित और आपके 41 आपके मनोनीत था, 41 आपके मनोनीत था, कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से, जो बरार आपका क्षेत्र है, ठीक है, जो आपके दोनों सदन है, दोनों सदनों में से मनोनीत सदस्यों में से एक आपके बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उन्हें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर लिया गया, ठीक है, शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? केंद्र में जो है कौन सा आपके एक्ट जो है द्विसदनीय विधायिका लाया है? तो 1919 एक्ट आपके लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से प्रेरित है, ठीक है, समझिएगा। यद्यपि भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में वर्णित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा
42 एवं 43 से प्रेरित है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद है कि केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से या सा कौन सा या से निर्वाचित भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आपके हुआ है। तो देख लीजिए इसमें, तो इसमें आपको याद रखना है कि 1926 और 1945, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपके हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवर्त किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसे अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि भी व्याख्या की गई है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के योजना पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आपके आधारित है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन आपके लागू किया गया था। प्रांतों में जो है द्वैध शासन को समाप्त कर जो है केंद्र में लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता को सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत में प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ये आपके यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 2018 पूछा था। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। तो देखिए आपके क्या नहीं था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो बिल्कुल ठीक था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था, तो ये आपके गलत है। किसे आवंटित किया गया था? तो गवर्नर जनरल को। ठीक है, गवर्नर जनरल को आपको आवंटित किया गया था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, तो ठीक बात है, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। उसके बाद है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें गलत हो जाएगा कौन? तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। ठीक है, देखिए पूछा 2018 में आईएएस पूछा है, और इसे जो है यूपीपीसीएस आपके मेंस पहले ही पूछ चुका है 2008 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो देख लीजिए कौन आपके महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान ये आपके नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि ये था। एक संघ की योजना पर विचार ये भी था। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना, नॉमिनेट किया जाना, तो ये भी आपके था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शब्द सीखे ना आप, संवाचित,
इसका मतलब होता है नॉमिनेट, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, ठीक है, लिखित नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। जो तीनों विकल्प आपके हैं वो सही है। जो 1935 के अधिनियम में आपके समाहित था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है तो इसे देख लीजिए। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, तो पहला तो आपके ठीक है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली तो आपके गलत है। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, ये भी गलत है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी गलत है। इसमें केवल आपके ए ऑप्शन टिक हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वय शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वय शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। चौथा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। पांचवा प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठा प्रांतीय विधानमंडल। सातवां केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। और आठवां है फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये आपके 8 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीबीआई पॉइंट है, ठीक है, आपके मेंस में भी काम देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से इस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। किस अधिनियम निम्नलिखित अधिनियमों में से जो है किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है बर्मा, आज का म्यांमार जो है अलग होता है? तो आपको याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा कब अलग होता है? तो 1937 में आपके अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? तो 1934 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई एवं प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया, ठीक है। वर्ष 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था 1934 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन आया कब था? तो 1942 में आया था। दोबारा देखिएगा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा दिया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख के अनुपात में था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बहुत ही अच्छा सवाल है और जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? हेनरिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे, जबकि विलियम वुड नहीं थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचता है। इस मिशन के तहत जो स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे कौन? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। उसके बाद जो पेंटिक लॉरेंस है ये भारत सचिव थे। ए.बी. अलेक्जेंडर
नौसेना मंत्री थे, नौसेना आपके मंत्री थे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जो आपके ये स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड के बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है आपसे मैच करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा इसे। जो पेंथिक लॉरेंस है, ये आपके भारत सचिव थे, जबकि एबी अलेक्जेंडर आपके नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत ही अच्छा ये सवाल है, आप लोग को फंसा सकता है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि सभापति कौन थे? तो वायसराय थे। यहाँ पर देख लीजिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। इस व्यवस्था के साथ ही कि अंतरिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो देख लीजिए कौन नहीं था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये आपके तीनों थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्मित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का अंतरिम सरकार है, इसका गठन कब होता है? तो 2 सितंबर 1946 को होता है। और इसमें जो सी राजगोपालाचारी थे, शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन के पास भी कोई भी मंत्रालय नहीं था, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद समझिएगा कथन ए, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, तो बिल्कुल ठीक है। बेबेल का विचार था कि ऐसा व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, ये आपके गलत है। तो इसमें कथन सही है, जबकि कारण आपके गलती है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अक्टूबर 1943 में जो है लिन लिथगो के स्थान पर आर्कीवाल्ड बेबेल वाइसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। तो भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार के विस्तार से बात की, ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना था। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के लिए खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबल योजना का उद्देश्य था कि राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वाधीनता की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान के विषय में सत्य है? इसमें से कौन सा कथन आपके जो है संविधान के विषय में आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा आपके विषय सत्य है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो ये आपके गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये भी आपके गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि संविधान के विषय में सत्य क्या है? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो आपके वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपके 3 और 4 आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर।
संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अंततः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, ये पॉइंट था ना। उसके बाद देखिए, संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। सही बात है। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। ये पॉइंट आपका ठीक है। इसमें था, ये 2 पॉइंट आपके गलत है, 2 पॉइंट आपके गलत है और 2 पॉइंट आपके सही था। 3 और 4 आपके सही था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो बिल्कुल ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो अभी आप देख चुके हैं अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो थी, ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें ए और डी आपके सही है, जबकि बी और सी आपके गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें से संविधान सभा के बारे में जो है गलत कथन आपके कौन सा है? तो देख लीजिए गलत कथन कौन सा है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, पारसियों के सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी आपकी ठीक बात है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो ये आपके गलत है। ठीक है, देखने में आपको सही लगेगा लेकिन ये गलत था। उसके बाद है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी आपका गलत है। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। उसके बाद है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था, तो सही बात है, क्योंकि कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है मताधिकार दिया गया था, सभी लोगों को मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, तो ये ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ये आपके गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख चुके हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कौन कौन है, देख लीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य के बारे में यहाँ पर पढ़ लीजिए। जो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, क्या थे? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आपके निर्वाचित थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आपके निर्वाचित थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिएगा, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, सीधे निर्वाचित नहीं थे, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित थे, ये भी आपके गलत है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं, ये भी गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, 2013 में पूछा गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में जो है सदस्य हैं, उनका चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। यहाँ पर पहला है सीधे जनता के द्वारा, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, ये भी गलत है। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा, तो ये भी आपका गलत है। देखिए, आपको हम ऑप्शन इसलिए पढ़ते हैं ना, ताकि आपका जो एग्जाम में जब ऑप्शन आवे, वे सारे पॉइंट आपको ध्यान में रहे, तो वहाँ पर आप आसानी से छाड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम चाहें तो सिर्फ आंसर ही बोल सकते हैं, तो उसमें क्या है कि सिर्फ आंसर बोल देंगे, लेकिन अगर ये 3 पॉइंट नहीं पढ़िएगा ना, तो एग्जाम में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है। तो थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, कौन दिक्कत है? प्रॉपर्टी कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका बेहतर तरीके से कवर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके अस्थायी सदस्य थे, जबकि अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पर देख लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। ये सबसे बुजुर्ग थे इसीलिए, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को कब बनते हैं ये राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये शायद बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। 11 दिसंबर 1946, जो बीपीएससी दिए उनको याद होगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? संविधान सभा की ध्यान रखिएगा, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की है। और कब करते हैं? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया अध्यक्ष, तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को ऑप्शन में दिया गया नहीं, अगर उसको दे देता तो कंट्रोवर्सी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। आपको याद रखना कि जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। ये आपसे पूछा भी गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होता है? तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। संविधान सभा का गठन हुआ था तो दिसंबर 1946 में। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया तथा आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, तो बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी ठीक है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी ठीक है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, ये भी गलत है। तो इसमें आपके सही उत्तर कौन है? तो 1, 2, 3 हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति, राज्य के मुखिया किसे बोला जाता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता था, ठीक है। अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन लोग भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूटी जहाँ पर आपके विधान मंडल है, इन सभी के निर्वाचित मेंबर ओनली फॉर निर्वाचित मेंबर आपके वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उसके बाद है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल आपके 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना एवं 18 दिन का समय लगा था।
और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल जो है 135 दिन, कुल आपके 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समयबद्ध हुई बैठती है, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर सिग्नेचर किए गए थे। इस प्रकार जो निकटवर्ती आपके आंसर हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 दिया गया नहीं है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक कब होता है? 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 26, अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को होता है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगता है? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगता है। कुल आपके 64 लाख रुपए खर्च होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। सूची 1, सूची 2, ठीक है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम है एस.सी. मुखर्जी, ठीक है, एस.सी. मुखर्जी है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? उनका नाम क्या है? तो के.सी. मुंशी थे। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम है बीटी कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व बीटी कृष्णमाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव का पूरा नाम क्या है? तो बेनगल नरसिंह राव। बेनगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। भी यही पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो बी.एन. राव के द्वारा, ठीक है, बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। बी.एन. राव के द्वारा, बेनगल नरसिंह राव के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो है संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में जो है 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है, ठीक है। तो प्रश्न में आपके दिया गया नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 17 नवंबर 1949 को शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध जो है 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। अंततः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 को, आपको इतना याद रखना है। और आंशिक रूप से जो है 26 नवंबर 1949 को याद रखना है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टर्म दिया गया है लागू, और यहाँ पर क्या है कि संविधान को अपनाया कब गया। ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को, और जो अपना संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारत के जो संविधान है, इसके कुछ अनुच्छेद आपके लागू होते हैं, लेकिन जब सारे जो अनुच्छेद आपके हैं 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। इसे आप लोग पढ़ लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को जो है अस्मरणीय, मतलब याद रखने के लिए जो है अस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन आपके लागू किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से आपके लागू होता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया है, तो भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत किया और अधिनियमित किया गया है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, तो कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है, अपनाया गया है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो किस क्षेत्र से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण जो है बी.आर. अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर जो है रिक्त की थी। तथापि एक आपका सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह याद रखना है कि अविष्ट विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में आपके संविधान सभा में कार्य किया था। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो है बम्बई से निर्वाचित होते हैं, तब आपके संविधान सभा में काम करते हैं, क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, उसके बाद जो है ये जो पश्चिम बंगाल है ये आपके पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब होता है? तो इनका जन्म जो 1891 में होता है और मृत्यु 1956 में होता है। जन्म कहाँ पर होता है? तो महू मध्य प्रदेश में होता है, और इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में होता है, ठीक है। और ये मरने से पहले जो है बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, तो सही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन
के गठन का उपबंध किया, तो ये पॉइंट आपका ठीक है, दोनों पॉइंट आपका ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और प्रांतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। इसमें याद रखना कि कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, जबकि पहला और तीसरा में भाग नहीं लेता है कांग्रेस। दो वक्तव्य दिए गए, इसे आप लोग देख लीजिए। एक आपका कथन ए है और कारण आपका आर है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो सही बात है, भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, तो इसे कह सकते हैं क्योंकि जो भारत के संविधान में बहुत से आर्टिकल है अन्य देशों से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधित प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक ग्रहित संविधान भी कहा जा सकता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु जब का कथन है, जो आपके कारण है, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, तो कौन किया था? मौलाना आजाद के द्वारा कहा गया था। इसे पढ़ लीजिए। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को जो है 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये किसका सलाह था? महात्मा गांधी जी का सलाह था। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है जो कथन किसका है, तो आपके कथन है आइवर जेनिंस का आपका कथन है। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंस का है कि उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में जो है अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। इसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा था। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। किसने कहा था कि जो संविधान सभा कांग्रेस, जो संविधान सभा था वो आपके कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसका कथन है? तो ऑस्टिन का कथन है, ठीक है, ऑस्टिन का कथन है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। एक जो वक्तव्य है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैंड बिले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल आपके 15 महिलाएं मेंबर थी। 15 महिलाएं आपके मेंबर थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संविधान सभा की प्रमुख समितियां के बारे में समझिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर समितियों के बारे में देख लीजिए और उसका अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जबकि नियम समिति है और संचालन समिति है, इन दोनों का अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार के उप समिति कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? तो एससी मुखर्जी थे। एससी मुखर्जी जो है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में ध्यान रखना है कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आपको याद रखना है इनके बारे में कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार की जो है उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो है एस.सी. मुखर्जी थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने अन्य सदस्य थे? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य मेंबर थे? तो कितने अन्य मेंबर थे? तो 6+1 थे, ठीक है? ये आपके एक अम्बेडकर, बाकी 6 अलग-अलग मेंबर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन-कौन मेंबर थे यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य मेंबर थे। कौन-कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान थे। यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिएगा और 1 मिनट टाइम लेके इसे आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से जो बी.एल. मित्र है, बी.एल. मित्र के स्थान पर जो है एन माधव राव आते हैं, जबकि डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाती है। तो डी.पी. खेतान के स्थान पर जो है कौन आते हैं? तो इनके स्थान पर जो है टी.टी. कृष्णमाचारी आते हैं। टी.टी. कृष्णमाचारी आते हैं। ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बी.एल. मित्र है, इनके स्थान पर एन माधव राव है, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। जबकि डी.पी. खेतान इनका जो मृत्यु हो गया था, तो इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आपके आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो देख लीजिए, एन गोपाल स्वामी थे। उसके बाद है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो 1 और 3 हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन आपके सदस्य नहीं था? तो देख लीजिए, जो आपके संविधान का प्रारूप समिति है उसका मेंबर कौन नहीं था? तो देख लीजिए, मोहम्मद सादुल्लाह थे, के.एम. मुंशी भी थे, ए.के. अय्यर ये भी थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे भी मार्क कीजिएगा। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप समिति पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा जो है 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.वी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा आपका है एक तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया। ये कब होता है? तो 23 जून 1947 को गठन किया जाता है।
इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। जो 1931 में आपके झंडा समिति बनता है, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जबकि 23 जून 1947 को 23 जून 1947 को जो झंडा समिति बनता है, जिसे बोलते हैं तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अन्य मेंबर अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है इस प्रश्न में। ठीक है, तो अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि आचार्य जे बी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रही हैं, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में जो है वर्णित मिलता है। तो आपको याद रखना है कि जो जे बी कृपलानी किसी भी झंडा समिति का आपके मेंबर नहीं रहती हैं। ठीक है, इसके बाद है संविधान का स्रोत के बारे में देख लीजिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, जो ब्रिटेन का संविधान वहां से क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो उद्देश्यता का विचार, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध में ग्रहण किया गया है। जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हें कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, उसका जो किस प्रकार से हटाया जाएगा, ये लिया गया आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो न्यायिक पुनराविलोकन है, ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद समझिएगा आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, जो कनाडा है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। साथ ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या-क्या लिया गया है, तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची। ज्यादातर एग्जाम में आपसे समवर्ती सूची पूछा जाता है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पूछा जाता है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जर्मनी से संघ की आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। ठीक है, आपातकाल अनुच्छेद 352। अब क्वेश्चन के बारे में देखिएगा कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका का भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, भाषा आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन आपके सर्वोच्च है, तो इसमें जो सबसे सर्वोच्च आपका संविधान है, संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट काम करता है, संसद काम करता है, सारे आपके संविधान के हिसाब से ही काम करते हैं। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान हमारा सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से
किस देश से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक न्यायिक अ, पुनर्निरीक्षण, ठीक है? इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इस संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों के आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, ठीक है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ली गई है कहाँ से? तो नहीं, ये पूछा गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, तो भारत के संविधान में और यूएसए के संविधान में, ठीक है? भारत के संविधान और यूएसए के संविधान में व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो देख लीजिए। एक ही नागरिकता, तो गलत बात है। अमेरिका में डबल नागरिकता है, केंद्र का भी नागरिकता और राज्य का भी। संविधान की 3 सूचियाँ, तो आपको याद रखना कि अमेरिका में आपके 2 सूची है, जबकि भारत में आपके 3 सूचियाँ हैं। न्यायपालिका की द्वैधता, ये आपकी गलत है। भारत में जो न्यायपालिका है आपके 3 स्तर पर है, ठीक है? जबकि अमेरिका में 2 स्तर पर है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो सही बात है। संविधान का इंटरप्रिटेशन के लिए जो है आपके सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट है। अमेरिका में भी है आपके, भारत में भी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जो भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद जो है किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा की पद्धति पर आधारित है भारतीय संघवाद। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में जो है राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक एक के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? जबकि भारत के संविधान में समवर्ती सूची है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखता है, ठीक है? दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान होगी। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है भारत के संविधान में। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना प्राप्त की है, तो कहाँ से प्राप्त की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त की है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त की है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिएगा। भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहित किया गया है? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? जो आपके मूल अधिकार है कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आपात उपबंध, जो आपात उपबंध है ये आपके जर्मनी से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। तो 2143 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी का बाइमर संविधान से, राजनीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। इसमें है कि संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। पहला है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है? उसके बाद है कि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया, ठीक है? कनाडा से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4-3 4-3। उसके बाद
4-3-1 4-3-1 तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन तो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब समवर्ती सूची है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। संविधान भारतीय संविधान के मध्य और जिस देश से अपनाया गया है तो राज्य के डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आपको बार-बार समझा चुके हैं डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है? आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। उसके बाद देखिए मूल अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कनाडा से लिया गया है, ठीक है? कनाडा से लिया गया है। उसके बाद देखिए भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसमें यहाँ पर एक मिनट रुकिए, ये जो समवर्ती सूची वाला है कि संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है? उसका देखिए भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं थी, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 5 1 2 तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा डीपीएसपी आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिका से और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं थी, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है? रूस पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में से जोड़ा गया है। यह मूलतः ये जो है मौलिक कर्तव्य जो है आपके पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, ठीक है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 1976 में इंदिरा गांधी जी का सरकार था। उसके बाद है कि कथन ए और कारण आर के बारे में समझिएगा। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो बिल्कुल ठीक बात है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक बात है, ठीक है? तो देखिए दोनों तो सही है, लेकिन जो आपका आर है व्याख्या नहीं कर रहा है। कैसे व्याख्या नहीं कर रहा है? क्योंकि पहला में बात किया गया कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ठीक बात है। तो क्या लंबा जो संविधान है मौलिक अधिकार के कारण है? तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में हर चीज को बहुत विस्तृत ढंग से लिखा गया है, इस कारण से हमारा संविधान जो है लंबा हो गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा भी गया है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ, ठीक है? जो बात आपको हम वहां पर बताएं, इस बात को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो आपके याद रखना है अमेरिका से हुआ, ठीक है? अमेरिका से हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र जो है 7 अनुच्छेद हैं। पीवीआई पॉइंट याद रखिएगा। जो अमेरिका का संविधान है उसमें मात्र 7 अनुच्छेद है, जहां भारत का संविधान में आपके 395 अनुच्छेद है।
वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद आपके शामिल हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में देखिएगा। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल आपके 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय के बारे में देख लीजिएगा एक बार। भाग 1 में किसका उल्लेख है? तो संघ और उसका राज क्षेत्र का। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। 5 में संघ है। 6 में राज है। 7 को हटा दिया गया है। 8 संघ राज क्षेत्र है। 9 9 9 में आपके पंचायतें हैं। 9 का में नगर पालिकाएं हैं। 9 खा में सहकारी समितियां हैं। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 10 में आपके अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में बात किया गया है। 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद के बारे में बात किया गया है। 13 भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात किया गया है। 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं की बात किया गया है। 14 का में अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है। 15 में इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन है। ठीक है, निर्वाचन है। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। 17 राजभाषा है। 18 आपात उपबंध है। 19 प्रकीर्णन है। 20 संविधान का संशोधन है। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, आप क्वेश्चन समझिएगा। इसे देखिए याद कैसे रखिएगा आप लोग। तो इसे याद करने का एक ही तरीका है कि आप लोग शुरुआत में इसे कम से कम पढ़िएगा 10 मिनट। ठीक है, लगातार ध्यान से पढ़िएगा कि दिमाग में थोड़ा अस्थिर करके दिमाग को, माइंड को स्थिर कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा कि किस भाग में कौन सा आपके विषय है। जब आपको याद हो जाएगा तो आप सीधा मत लिखिएगा। ठीक है, आपको जो है उल्टा लिखना है। आपको उल्टा लिखना है। 1-2 बार इस तरीके से कीजिएगा और जो आपका लिखा हुआ है आपका रहेगा, उसे आप अपने पास रख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको जो है ना वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जो भारत का संविधान है इसे 22 भागों में आपको विभाजित किया गया है। भारत के संविधान को जो आपके क्रमानुसार आपके 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल आपके 25 भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, तो ठीक बात है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भी ठीक है। मौलिक कर्तव्य आपके जो है ये आपके हो जाएगा 6(1) में है। 6(1) में है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य है 4 का में है। ठीक है, 4(a) में है। राज संविधान का भाग 6 में है, तो सही बात है। तो सी आपका गलत हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? जबकि पंचायत है इसका बात जो है, जो पंचायत का बात किया गया है, तो किस संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है। ठीक है, यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़िएगा कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है 24 अप्रैल 1973 से अंततः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 143 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है, इसे आप यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए बैटरी डाउन हो गया लैपटॉप का, उसे हम लोग लगाते हैं चार्ज। पहले एक बार रुक जाइए, एक बार देख ही लीजिए। यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद के खंड 2 में बोला गया है कि जो आपके भाग 9 के खंड 2 में बोला गया है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसका जनसंख्या 20 लाख से कम होगा। तो आपके मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायत, जो आपकी मध्यवर्ती है,
इस स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, केवल आपके ग्राम और जिला स्तर पर जो है पंचायत का गठन किया जाएगा जिसकी आबादी 20 लाख से कम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार बैटरी चार्ज लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 का अध्याय 1 है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में जानकारी देता है, जबकि इसी भाग के अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 63 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करता है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, तो ये गलत है। नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, तो गलत बात है, फंडामेंटल राइट है। संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य है, तो ठीक है। संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ये आपके गलत है। चौथा भाग में आपके जो है भाग 4 में जो है डीपीएसपी है, ठीक है, भाग 4 में आपकी डीपीएसपी है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता है, तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है, चौथा भाग में डीपीएसपी है, चौथा का में मौलिक कर्तव्य है, पांचवा भाग में आपके संघ है, ठीक है। पांचवा भाग में यहाँ पर क्या है? संघ है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपके सम्मिलित नहीं? तो देख लीजिए प्रावधान और संविधान का भाग नागरिकता भाग 2 में है। संघ राज क्षेत्र भाग 7 में है। तो जो संघ राज क्षेत्र है ये आपके भाग 8 में है, तो ये गलत हो जाएगा। नगर पालिकाएं 9 का में है, नगर पालिकाएं, तो ये आपके ठीक है। निर्वाचन भाग 15 में, तो ये भी ठीक है। गलत कौन है? तो बी गलत है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग 7 पहले अनुसूची के भाग ख के राज 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा सूची 1 और सूची 2 में। भारतीय संविधान का भाग 9 का संबंध आपके पंचायत से है। उसके बाद संविधान का भाग 8 इसका संबंध संघ राज क्षेत्र से है। संविधान का भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य से है। उसके बाद है कि 9 ए का संबंध जो है नगर पालिका से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है सेम चीज को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए आपके कौन सही सम्मिलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका 9 का में है, सहकारी समिति 9 खा में है। उसके बाद है अधिकरण 10 में, ये आपके गलत है। अधिकरण किस में है? तो आपको याद रखना है कि अधिकरण जो है 14 ए में है, ठीक है। अधिकरण जो है 14 ए में है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जो है भाग 9 का जोड़ा गया है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। उसके बाद है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में जो है भाग 9 का जोड़ा गया है जो सहकारी समितियों से संबंधित है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आपको तो दोनों याद ही होगा, नगर निगम और पंचायत। आपको जो सहकारी समिति ये याद नहीं होगा, ठीक है। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा आपको याद रखना है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपसे पूछा था? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 9 में किया गया है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9 में किए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में ध्यान रखिएगा। जो फंडामेंटल राइट है वो आपके किसमें है? तो भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य 4 ए में है, ठीक है। 4 ए कहाँ पर है? तो
ये आपके 4A हो जाएगा। उसके बाद है कि संघ। संघ किस में है? तो संघ आपके भाग 5 में है। आपात उपबंध किस में है? तो 18 में है, ठीक है, 18 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2-1-2-1-4-3। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य 4A में, संघ संघ जो है आपके 5 में है, आपात उपबंध 18 में है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं? तो देखिए कौन सही सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, तो ठीक है। राज भाग 6 में है। केंद्र किस में है? तो केंद्र आपके भाग 5 में है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में है, तो ये आपके गलत है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, तो ये आपके पॉइंट ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो ये महान्यायवादी है ये आपके भाग 5 में है। भाग 5 में है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य भाग 4A में, राज भाग 6 में है, महान्यायवादी 5 के 76 अनुच्छेद में है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये आपके 9 में है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध किया गया है, ठीक है। उसके बाद 13 के बारे में समझिएगा। तो 13 के बारे में देख लीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। संविधान के भाग 15, संविधान के भाग 15 में किसका उपबंध है? तो संविधान के भाग 15 में किसका उपबंध है? निर्वाचन का उपबंध है, ठीक है। उसके बाद है कि संविधान के भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का बात किया गया है। संविधान का भाग आपका 17 हो जाता है, ठीक है। 17 में राजभाषा है। संविधान का भाग 18 इसमें किसका है? तो आपात उपबंध के बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 4-3, 4-3-2-1। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? देख लीजिए किससे संबंधित है। भाग 16 जो आपके कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।